रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और आपके समक्ष उपस्थित है आदरणीय जया आर्य जी। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मीनू जी, आज तो मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ कि आप हमारे पास आई। जी, मेरी भी खुशी का जो ठिकाना नहीं है, क्योंकि आप जैसी हस्ती के साथ रूबरू होकर बात करना, इसका आनंद ही अलग है। और हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि आदरणीय जया आर्य जी वरिष्ठ साहित्यकारों में आपका नाम जो है वो लिया जाता है। साथ ही साथ बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। घर आकर मैंने देखा इतने सारे पोर्ट्रेट, इतने सारे आपने मुझे लगता है सभी जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उन सभी को कितनी अच्छी तरह से उकेरा है। पूरा आपका जो वार्डरोब है वो सम्मानों से सजा रखा है। और पुस्तकें आप देख रहे हैं, कोई विधा ऐसी नहीं छोड़ी है आपने कि जिसमें आपने लेखन ना किया हो। तो आप लेखन में भी माहिर हैं और साथ ही साथ आप आकाशवाणी में आपने बहुत लंबे समय तक काम किया है। और जो आपका पूरा, यदि आप बैकग्राउंड सुनेंगे तो रियली आश्चर्यचकित रहेंगे। बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। साथ ही साथ एंकरिंग की किस तरह से की जाए ट्रेनिंग भी देती हैं। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत सारे टिप्स जो हैं आपके पास रहते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, इसके लिए आप हमेशा देखेंगे आदरणीय जया जी के चेहरे पर सुपरिचित मुस्कान हमेशा रहती है। जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो इतने प्यार से मुझे गले लगाती हैं। ये स्नेह ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। और आप अंतर्राष्ट्रीय जो वरिष्ठ काव्य मंच है उसकी मध्य प्रदेश इकाई की अध्यक्ष हैं। और आपके अध्यक्षता के बाद में जो इकाई है उसका कार्य बहुत विस्तारित हुआ है। और आए दिन हम पेपर में पढ़ते सारे उस इकाइयों में हमारी इकाई ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जी, आपने प्रथम स्थान प्राप्त करना ही था। इतना सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम देखते रहते हैं कि आपके मंच पर अलग अलग जो विधाएं हैं और अलग अलग विषयों के ऊपर जो सृजन चलता रहता है, फिर काव्य गोष्ठी का आयोजन करना। तो इसके लिए मतलब हेड्स ऑफ टू यू। हमें समझ में नहीं आता आपके अंदर जो इतना ऊर्जा का जो भंडार है उसका स्रोत क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। आप कोई कम नहीं है वैसे। नहीं, मुझे तो आप जैसे लोगों से ही प्रेरणा मिलती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपसे वार्तालाप करना। तो मैं जानना चाहूंगी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। कहाँ आपका जन्म हुआ, आपका स्कूल, कॉलेज, इन सभी चीजों के बारे में। मैं तमिल भाषी हूँ। जी जी। और मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर थे, ब्रिगेडियर थे। जी। आर्मी वालों का तो सब जगह पोस्टिंग होती रहती है। तो मैंने सारा जहां हमारा जबलपुर से हाई स्कूल किया। जी जी। कानपुर से ग्रेजुएशन किया। जी। फिर मथुरा से एमए किया। अरे वाह। फिर मथुरा में मैं कैजुअल अनाउंसर थी, यूं ही इंटरव्यू देने चली गई तो सिलेक्शन हो गया। जी जी। फिर वहां से 1 साल हाथरस में काम किया मैंने, लेक्चरर का। अच्छा। फिर पिताजी का ट्रांसफर हो गया बम्बई। हाँ। बोले हम कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, अब शादी के लिए कोई हाथरस देखने नहीं आएगा। तो हम चले गए बम्बई। बम्बई में जाके इंटरव्यू दिया तो वहाँ आकाशवाणी बम्बई में। अच्छा, अरे वाह, चली गई। जी जी जी। तब से आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी मैंने। 37 साल सेवाएं थी। क्या बात है। और आपके परिवार में अभी कौन कौन है, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। मेरे 3 बच्चे हैं जी। और ईश्वर की कृपा है कि तीनों वेल सेटल्ड हैं। मेरी बेटी अभी आने वाली है, वो वॉलमार्ट में डायरेक्टर है यूएस में। अरे वाह। दूसरी बेटी यहाँ पर है, कनाडा में है, वो इन्फोसिस में है, वो भी शादीशुदा है। और मेरा बेटा यहीं आ गया है आजकल, वो HSBC लाइफ में रीजनल हेड है। जी जी। तो बड़ी ईश्वर की कृपा है। जी जी। तो इतना समृद्ध पारिवारिक जो आपका मेरे पति जो थे जी, वो आकाशवाणी भोपाल में यानी आकाशवाणी में डायरेक्टर थे। अरे वाह, क्या बात है। तो इतनी समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि जो आपकी रही है। और आपने अभी कहा कि जैसे जगह जगह ट्रांसफर होता रहता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह कुछ ना कुछ आपने सीखा है। अब लर्निंग आपकी बेसिक टेंडेंसी है। जब से मैं मिली हूँ आदरणीय जया जी से, मैं देख रही हूँ आप कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और सिखाते भी रहते हैं। ये भी आपकी खासियत है।
तो जो कि पहला क्वेश्चन मेरा, क्योंकि आपके घर में जैसे ही मैं आई तो मुझे बहुत सारे पोर्ट्रेट दिखे, तो मैं पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आपने इसकी क्या विधिवत शिक्षा ली है या शौकिया तौर ये पर जो है आपने? ना, मैं पहले शादी के पहले करती थी पेंटिंग वेंटिंग, मेरे घर में टंगी रहती थी। शादी के बाद सब बंद कर दिया, क्योंकि या तो बच्चे पाल लो या यही करती रहो। और फिर आदमी कंजूसी अपने ऊपर ही करता है। सही बात, और महिलाएं तो स्पेशली। हाँ, तो कौन खर्च करे इस पर करके, नहीं करती थी। फिर अब जब से ये लेखिका बन गई ना, तो मेरे सारे लेखिकाओं के लेखकों के फोटोज देखती थी। मैंने बोला इतनी बड़ी लेखक तो मैं बन नहीं सकती, चलो भाई इनका चित्र बना लो। हो सकता मुझे प्रेरणा मिलती रहे इनको देख देख के। ये सोच के मैंने ये ब्लैक एंड व्हाइट सारे चित्र बनाए। अरे वाह, क्या बात है। तो बहुत ही शानदार चित्र हैं, अभी मैं आपको उन सब चित्रों को भी दिखाऊंगी। और हम जानना चाहेंगे कि आपका जो मतलब बेसिक आपका जो फील्ड है वो तो और आपकी जो एजुकेशन, पहले एजुकेशन के बारे में, फिर आगे की बात करेंगे। मैं वैसे एमए मैंने इंग्लिश में किया है, तमिल भाषी हूँ, एमए इंग्लिश में किया है, हिंदी अनाउंसर रही हूँ। जी जी जी, ठीक है। ये एक पॉलीग्लॉट तो आप हैं ही। फिर ब्रॉडकास्टर, ट्रेनर एंड सोशल वर्कर। जी जी, ये मैं 3 शब्द देती हूँ, कोई भी मुझसे बायोडेटा मांगता है तो। ब्रॉडकास्टर, ट्रेनर एंड सोशल वर्कर। और जैसे मेरा नशा आकाशवाणी में लोगों से जुड़ने का था, क्योंकि मुझे प्रमोशन के मौके मिले, मेरे पतिदेव ने कहा कि आ जाओ, छोड़ दो अनाउंसमेंट करना। मैंने बोला नहीं, मैं, मेरा स्टूडियो और मेरे श्रोता, मुझे इतना ही चाहिए। और उसी में मैं इतनी रमी हुई रहती थी, इसीलिए आज तक जुड़ी हुई हूँ। आज तक श्रोता मेरे नाम से मुझसे मिलने आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और समाज सेवा एक नशा है मेरे में, वो मैंने बहुत डूब के किया है। कुछ इंटरेस्टिंग वाकया समाज सेवा से जुड़ा हुआ हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने काफी आपके समाज सेवा के जो चर्चे हैं वो सुने हैं। हमारे दर्शकों को भी कुछ मैं ये बताना चाहती, मेरा सिर्फ एक कहना रहता था मन में कि अगर हमें 2 टाइम की रोटी मिलती है तो हमें तीसरे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जब इतना दिया है तो हमें जरूर दूसरे के लिए करना चाहिए। तो ये सोच के मैं निकल पड़ती थी झुग्गियों में। तो जहां जाती थी वहां की झुग्गियों में का, जैसे 6 नंबर में रहती थी तो अंकुर नगर और नवीन दुर्गा नगर, ये दोनों झुग्गियां, मेरी गाड़ी दोनों झुग्गियों के बीच में दौड़ती रहती थी। और मैं हर झुग्गी में जाके लोगों को, मैं सोचती थी मैं इतनी समृद्ध तो नहीं हूँ कि खान पान का वो कर सकूं, इंतजाम कर सकूं सबका, पर हाँ मैं पढ़ने का, एजुकेशन इज ए स्किल, जिससे आदमी ऊपर बढ़ता है। तो मैं करूंगी। और मुझे इसमें गवर्नमेंट सहयोग दे, गवर्नमेंट के पास भी गई मैं, शासकीय कार्यालयों में, सहयोग दे या ना दे, वहां तो कागज आगे बढ़ते नहीं है, तो दे या ना दे मैं तो करूंगी, मेरी एक जिद थी। तो मैंने बच्चों की एक टीम बनाई और उनसे कहा तुम लोग 1.5 घंटा मुझे दो शाम का, जो तुम खेलते हो। बड़े अच्छे बच्चे थे, मेरे साथ साथ निकलते थे झुग्गियों में, और हम लोग नारे लगाते हुए घूमते थे, अच्छी नारी शिक्षित नारी, सुंदर नारी शिक्षित नारी है। फिर हमारा कहना मानती ही नहीं थी महिलाएं, निकलती ही नहीं थी। मैं बोलती थी ये बड़ा मुश्किल है, पर मैं तो निकाल के ही रहूंगी, मेरी भी अपनी जिद थी। तो मैं हर झुग्गी में जाती थी। उन दिनों नगर निगम द्वारा बच्चों को 3वीं क्लास तक पास किया जाता था, और अब तो 10वीं क्लास तक सब पास हो जाते हैं, तो 3वीं क्लास तक पास किया जाता था, और 3वीं के बाद सब फेल हो जाते थे। तो मैं उनसे बोली 3वीं के बाद फेल हो जाते ना, तो बोलते हाँ, पर वो इसलिए फेल होते हैं कि तुम लोग अनपढ़ हो, तुम लोग नहीं पढ़ते। अच्छा ये जो लिखा है दीवार में ये तुम पढ़ सकती हो? बोले कि नहीं। दवाई लेकर आती हो, पढ़ सकती हो? बोले कि नहीं। फिर मैंने बोला फिर तुम में और जानवर में तो कोई फर्क नहीं है, वो भी नहीं पढ़ सकता, तुम भी नहीं पढ़ सकते। इस तरह से बोल बोल के हर रोज निकलती थी। और फिर ऐसी टोलियां बैठा दी मैंने, हर पेड़ के नीचे, हर मंदिर के सामने, उन लोगों के आंगन में, इस तरह से। और वो बच्चे भी आते थे रोज पढ़ाने के लिए। तो शासन का ध्यान मेरे काम पर गया कि बिना किसी अनुदान के, बिना शासकीय अनुदान के कर रहे काम। तो उन्होंने तब उस समय संपूर्ण साक्षरता अभियान चला हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने मुझे बुक्स दे दी, उन्होंने मुझे ब्लैक बोर्ड दे दिए, और मैं हिंदी भवन से जुड़ी हुई थी। तो राष्ट्रभाषा परीक्षाएं संचालित की जाती हैं, तो वो राष्ट्रभाषा परीक्षाएं मैंने इन लोगों के बीच में डाला, सब नव साक्षरों के बीच में, और गवर्नमेंट से बोलकर उनको भी डलवाया। मेरी बात सुनते थे, काम जो करता है उसकी थोड़ी तो सुनवाई होनी चाहिए। सही बात है। फिर मैंने जेलों में किया यही काम, नव साक्षर, वहां भी साक्षरता अभियान चला था। तो नव साक्षरों को ये एग्जाम्स में बैठाना, राष्ट्रभाषा परीक्षाओं में। फिर डीजी जेल से बोलकर कि इन परीक्षाओं में जितने कैदी पास होंगे उनको 2-2 महीने की छूट सजा में,
तो वो एक उत्साह रहता था उनमें हाँ, कि उत्साह और प्रमाण पत्र बाहर जब निकलेंगे जेल से छूट के तो प्रमाण पत्र भी है उनके हाथ में। सही। तो इस तरह से ये सारे सकारात्मक कार्य मुझे बड़े ऊर्जा देते थे। फिर महिलाओं को सिलाई सेंटर, टाइपिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, मैं रोटरी क्लब में ज्वाइन किया मैंने। मैं रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट थी। रोटरी क्लब की सारी मीटिंग्स, सारे कार्यक्रम बड़े बड़े होटलों में होते थे। वो हाई प्रोफाइल क्लब है, होता है, पर मैं रोटरी क्लब को झुग्गियों में ले आई और मैंने रोटरी इंटरनेशनल से ग्रांट लिया। देखने आए मुझे लोग बाहर से और वल्लभ नगर की झुग्गियों को गोद ले लिया और वहां मंदिरों के सामने उनके लिए कुछ करना पड़ेगा तब वो हमारे लिए करेंगे, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर उनके लिए बेंचेस लगवाए मंदिर के सामने। फिर वहां वुमेन लीडर्स बनाए, बड़े बड़े डस्टबिन रखवाए, फिर मशीनें मैंने खरीदी और फिर वहां पर जो विधवा औरतें थी उनको देकर ट्रेनिंग भी देकर फिर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये काम किया। समाज सेवा तो मेरा बहुत ही दिल से, और मैं जब छूटता था मुझसे तो मैं बहुत बेचैन होती थी। और मैं जैसे मेरे पति का यहाँ ट्रांसफर हो गया भोपाल, तो आकाशवाणी कॉलोनी में जाके रहना पड़ा था। तो वहां पर पीछे रुस्तम खां का आता था, जहां जाती थी वहीं की झुग्गियों में लग जाती थी। तो वहां से सब सर्वेंट क्वार्टर में मैंने मशीनें रखवा ली, टाइपराइटर रखवा ली, वहां पर ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी मेरी। फिर मैं जब कोलार में आ गई तो ये दामखेड़ा की झुग्गियां जब मैं जाती थी, मैंने सरपंच से कहा मुझे ये स्कूल में का जगह चाहिए और मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी, है। तो फिर वो उन्होंने बोला ठीक है। तो एक लड़की रखती मैंने वहां पर और सबसे 30-30 रुपए फीस लेती थी, क्योंकि कुछ भी नहीं लो तो ये आएंगे। सही बात। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। बहुत अच्छा था, बहुत सुखद था, सब बहुत अच्छे नंबर लाए और पास हुए। तो सभी की दुआएं ही आपके ऊर्जा का स्रोत हैं, क्योंकि जब हम किसी के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं तो वो हमारे चेहरे पे भी मैं जब ये बातें याद करती हूँ तो मुझे बहुत ही सच में अच्छा लगता है और मेरे को लगता है और करूँ मैं, और कुछ करूँ मैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ और मैं देश में और विदेश में हर जगह समाज सेवा करती थी। अब विदेश में अनपढ़ लोग तो है नहीं जिनको मैं पढ़ाने बैठ जाऊँ, तो मैं वहाँ ओल्ड एज होम्स में जाती हूँ, फिर उनके लिए गिफ्ट्स ले जाती हूँ, उनको देती हूँ, फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। क्योंकि बूढ़े लोगों को क्या चाहिए, बातें चाहिए, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो इतवार के दिन उनके सारे रिश्तेदार दौड़ के आके देखते थे कि इंडिया से कौन आता है इनके लिए गिफ्ट लेके, कौन इनके साथ टाइम स्पेंड करता। मुझे अच्छा लगता था। हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप कुछ नहीं दे पाए तो एटलीस्ट टाइम तो दें। टाइम तो हर किसी के पास होता है थोड़ा थोड़ा सा देने के लिए। तो सही बात है, हमें लोगों की आवश्यकता पहचाननी है कि किसको किस चीज की आवश्यकता है, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। चलिए अब हम रुक करते हैं आदरणीय जया जी के दूसरे पक्ष पर। आजकल बहुत सारे मंचों पे आपका गायन जो है वो सुन रही हूँ। आप वैसे ही सुरीली आवाज की धनी हैं, साथ ही साथ गाने में भी सिद्धहस्त हैं और सिंथेसाइजर बहुत अच्छा बजाती हैं। तो बताइए, मतलब गाना यूं ही गुनगुनाते गुनगुनाते आपको गाना आ गया या उसके लिए कुछ आपने शास्त्रीय? नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। मैं जब एमए करती थी तो मेरे पास मेरी किताब रहती थी और मेरा रेडियो रहता था। जी। उसके साथ साथ गाती थी। उसके और फिर जब एक साल लेक्चररशिप की तो मेरे साथ चारों तरफ मेरी फ्रेंड्स बैठी रहती थी और मैं गाना सुनाती रहती थी। मुझे कहते थे वो छोड़ना मत गाना, आवाज खराब हो जाएगी। हमेशा मुझे चिट्ठियों में, बॉम्बे चली गई थी, छोड़ना मत गाना, आवाज खराब हो जाएगी। और मैंने सच में छोड़ दिया था। मैं कहाँ गाऊं, बच्चे पालूं कि गाना गाऊं। तो इस तरह से फिर जब मेरे पति का निधन हो गया तब तो पूरी तरह से मैं मंच संचालन सारा करती थी, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, छाई रहती थी। सब छोड़ दिया मैंने। फिर मैं और मेरे बच्चे और मेरा टीवी, मेरी समाज सेवा नहीं छोड़ी थी मैंने, क्योंकि वो समाज सेवा में मेरा जो स्टाफ था वो मेरा परिवार था, मेरे अपने लोग थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। नशा मुक्ति केंद्र चलाया मीनू जी मैंने 10 साल तक। वह चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर के नशे की लत से पीड़ित लोग आके भर्ती होते थे और मैं उनको बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो भी तो बेचारे हैं। हाँ सही बात है, थोड़े मिसलीड हो गए, मिसगाइड हो गए, तो बेचारे हैं। रोज शाम को मेरा इंतजार करते थे। मैं तो नौकरी के साथ साथ ये सब करती थी, तो उनके साथ बैठ के बातें करती थी, उनकी सारी तकलीफें पूछती थी और प्रार्थना करती थी। और लोग भर्ती होने भी इसलिए आते थे कि वहाँ एक मैडम है, वो शाम को आती है, बातें करती है, ऐसे करके। सही बात है।
तो आपकी बातों से हमें ये जो टिप है वो भी मिली कि यदि आप किसी से बात करते हैं तो उसका दर्द अपने आप ही कम हो जाता है, वो आपसे बहुत इस तरह से जुड़ जाता है कि फिर आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई बीमार है अपनी फ्रेंड्स में से, उनसे सिर्फ फोन करके पूछ लो ना कि कैसे हो, क्या हो गया। ये मैंने कोरोना के टाइम में तो उनका दर्द आधा हो जाता है। सही बात है। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि आप आकाशवाणी में एक लंबे समय तक आपने वहां कार्य किया है, साथ ही साथ समाज सेवा आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है, और इसके अलावा एक और जो पहलू है जो कि आप सभी को अभी मैंने बताया कि आप सभी विधाओं में लिखती हैं। तो अब हम ये जानना चाहेंगे, जैसे जय जी ने बताया था कि आप तमिल भाषी हैं, लेकिन आपकी सारी जो पुस्तकें जो हम यहाँ देख रहे हैं वो हिंदी में लिखी हुई हैं। तो अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और भी शायद भाषा की आप जानकार होंगी, क्योंकि लर्निंग आपकी बेसिक टेंडेंसी है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ और भाषा और कोई भाषा नहीं भविष्य में जरूर हमें देखने को मिलेगा। चलिए, तो हम बात करते हैं कि हिंदी की तरफ आपका जो रुझान है, आप किस तरह से हुआ, और हिंदी लेखन खासकर साहित्य में, और वो भी जैसे कि हम देख रहे हैं कि लघु कथा भी आपने लिखी है, कविता संग्रह भी आपका है, और बाल गीत का भी संग्रह आपका है। तो इन सारी विधाओं में लिखना, रचना, बसना, मतलब किस तरह से आपके इस सफर की शुरुआत हुई? आरंभिक रचना के बारे में आप कुछ बताइए कि कौन सी वो रचना थी, किस बात में आपने ये बात कहती हूँ, मेरा काम तो बोलना था जी, सिर्फ बोलना, और उसकी तैयारी मैं अच्छा करती थी और सबसे अच्छा बोलती थी है? और सबसे अच्छा कोई यूं ही नहीं बोलता, तैयारी करके ही बोलता है। तो मैं उसमें रमी हुई रहती थी। मुझे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, लिखना, लिखिए, आप लिखते क्यों नहीं? बोली अच्छा, पीछे पड़ जाते हैं लोग, शौक मन होता था अंदर से। तो मैं बोलती थी मुझे लिखने क्यों बोलते, मेरा काम तो बोलना है। तो फिर मैंने बोला कि चलो भाई, अब ये लोग सब कह रहे हैं तो लिख ही लेते हैं। ऐसे करके फिर मैंने लिखना शुरू किया, लेखिका बन गई। पहली मेरी लघु कथा अशोक निर्मल ने छाप दी है, तो मेरे में थोड़ा सा और उत्साह आया। फिर मैंने सोचा सब लोग किताब छापते, मैं कभी लेखिकाओं के बीच में जाती नहीं थी, ये सोच के कि इनकी तो बड़ी किताबें छपती है भैया, हमारी तो नहीं छप सकती है। तो मैं अपने बेटे से पूछती थी, ये जो इतनी इतनी किताबें छाप लेते हैं, बहुत वो है ना, लर्नड लोग है ना। हाँ मम्मी, एक किताब भी छपना बड़ी बात होती है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है भैया, इनसे दूर ही रहो, इसलिए मैं दूर रहती थी। पर करते करते थोड़ा बहुत तो करने लगी मैं। और तो अब तक तो आपकी मुझे लगता है 5-6 किताबें आ चुकी हैं। नहीं, 4 हैं ये तो, अब 5वां छपने वाला है। जी जी। तो लघु कथा की आपकी जो प्रथम संग्रह है वो लघु कथा संग्रह रहा है या कविता? लघु कथा शतक। अच्छा, लघु कथा शतक। अच्छा, तो लघु कथा और फिर उसके बाद में कविताएं, और फिर आपने बाल कविता की तरफ रुख किया है। हाँ, बाल कविता भी अभी ये मैंने कई दिनों से लिखा हुआ रखा था। अच्छा, फिर कौन सा मुहूर्त निकला कि मैंने बोला चलो छपवा लेते। अभी एक और सुरीले एहसास करके छपवाऊंगी, वो भी कविताएं मेरे पास लिखी रखी है। अब तो रोज ही लिखते रहते हैं ना, मैं पटल पे आप देखती हैं। सही। तो भविष्य की आपकी योजनाएं जो हैं बताइए, क्योंकि आपके पास तो बहुत ज्यादा वाइड फील्ड है, हर दिशा में आप नहीं, हर आयाम में ऐसा कुछ कोई योजना नहीं है, करती रहती ये तो बस चलता है। अब मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। सबसे अच्छा मुझे गाना लगता है, क्योंकि इट गिव्स रिलीफ टू दैट ऑल द टेंशन। सही। आप जाके गा के आ जाओ, फ्रेश हो जाते हैं। सही। गाने की प्रैक्टिस कर लो, आप फ्रेश रहते हैं। तो ये अजब दुनिया है। तो मेरे को यही लगता है, अब ये सब मैं करती हूँ, ठीक है, पर मुझे गाना बहुत, और मुझे ईश्वर की कृपा है कि इतने दिन गाना छोड़ने के बाद भी मैं गाने लगी हूँ फिर। अरे वाह, तो हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे एक सुंदर सा गाना, आपके मनपसंद गाना। और लेखन का तो आपका जवाब नहीं है, क्योंकि हमने आपको कई बार सुना है और सुनते ही रहते हैं अक्सर। जी, मैं एक बात सभी महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगी कि जैसे रिटायर होने के बाद मैंने 2 साल इंडस्ट्री में काम किया है, तो आकाशवाणी का और इंडस्ट्री का तो कोई मेल नहीं है। तो जब वहाँ की चेयरमैन मुझे बार बार बुलाते थे तो मैं नहीं जाती थी, और मैं ट्रेनर थी हमेशा से, वॉइस ट्रेनर, कम्युनिकेशन ट्रेनर। तो बोले हमारे लड़कों को आके ट्रेन करो। तो फिर मैंने बोला उनके लेवल की बातें भी तो मुझे आनी चाहिए भाई, इंडस्ट्री में कोई आकाशवाणी तो चाहिए नहीं है। सही बात है। तो मैंने अपने आप को क्वालिफाई किया।
मैंने 4 इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट्स में डिप्लोमा किया बॉम्बे पॉलिटेक्निक से, और उन सब से उनके लेवल में बात करने लगी, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो सुपरवाइजर्स हो, इंजीनियर्स हो। वो मुझे इतना अच्छा लगा मेरे बच्चों आफ्टर रिटायरमेंट। हाँ, तो देखिए कितनी मतलब आप बोल सकते प्रेरणादायी बात है कि आप यदि ये सोच लें कि यार अब तो हमारा मतलब जो वर्किंग वाला जो टाइम है वो गया, अब क्या पढ़ाई करना, तो ऐसा नहीं। जुनून और जज्बा जया जी जैसा होना चाहिए कि अब हम दूसरे फील्ड में एक चीज जो हमने जी है जिंदगी भर, अब उसके बाद हम दूसरे क्षेत्र में यदि कदम बढ़ा रहे हैं तो उसमें भरपूर तैयारी के साथ ही कदम बढ़ाएं। तो ये जज्बा सीखने लायक है। प्रणम्य हैं आप। अब है कि हम बात कर रहे हैं जया जी से, तो जया जी हम आपकी मनपसंद कोई काव्य रचना जरूर सुनना चाहेंगे। आपका स्वागत है। मेरी इस कविता का शीर्षक है मत करना आजाद मुझे। अच्छा, आजादी लोग चाहते हैं, मैंने कहा मत करना आजाद मुझे। क्या बात है। नहीं हूँ अब मैं साथ तुम्हारे, शायद सदा तुम्हारी बनकर, पर रहूं मैं आगे पीछे, मत करना आजाद मुझे, मत करना आजाद मुझे। कमजोर नहीं अब मैं फिर भी, कमजोर नहीं अब मैं फिर भी, कहीं न गुम जाऊं फिर से, खो जाओगे भटकोगे तुम, मत करना आजाद मुझे, खो जाओगे भटकोगे तुम, मत करना आजाद मुझे। जब भी भटकन हो जीवन में इंसानों के इस जंगल में, जब भी भटकन हो जीवन में इंसानों के इस जंगल में, तूफानों से मत घर जाना, मत करना आजाद मुझे। वो जो 2 पल जो दिए थे तुमने, लौटा दूं गर कह दो तुम, वो 2 पल जो दिए थे तुमने, लौटा दूं कर कह दो तुम। बीच भंवर में फंस मत जाना, मत करना आजाद मुझे, बीच भंवर में फंस मत जाना, मत करना आजाद मुझे। बहुत बहुत शानदार।